स्टूडेंट्स, आज हम लोग राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ के शासक मालदेव के बारे में पढ़ेंगे कि मालदेव के अधीन मारवाड़ का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ। इस चैप्टर को हम दो भागों में बांटेंगे। पहले उसका परिचय लेते हुए हम देखेंगे कि उसने अपने जो समीपस्थ प्रदेश थे राजस्थान के, उनको किस प्रकार से अपने साम्राज्य में शामिल किया। और दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि उस समय भारत की जो शक्तियाँ थी, उसके समकालीन शक्तियाँ, जैसे हुमायूं, गुजरात का शासक बहादुर शाह और शेर शाह के साथ उसके संबंध कैसे रहे, और फिर उसके बाद उसका जो मूल्यांकन है उसके कार्यों का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राव मालदेव के बारे में पढ़ेंगे कि वह कैसा शासक था, कब उसका जन्म हुआ। मारवाड़ के शासक गांगा राव की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र मालदेव 5 जून 1531 में जोधपुर का राजा बना। इनका जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ था। जब यह गद्दी पर आसीन हुआ, इसने सत्ता प्राप्त की, उस समय केवल जोधपुर और सोजत का क्षेत्र ही इनके पास था। चूँकि मालदेव जो था वो अपनी पिता की हत्या के बाद राजा बना था, तो अपनी पितृहंता की छवि को छुपाने के लिए इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया? जोधपुर न करते हुए कहाँ किया? सोजत में किया। लेकिन धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ सही होने लगी तो उसने जोधपुर को ही अपना निवास स्थान बना दिया। मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562 की ईस्वी का माना जाता है। यह प्रकृति से महत्वाकांक्षी शासक था। उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, तो उसमें राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग राजाओं का शासन था। और यदि संपूर्ण भारत की परिस्थिति देखी जाए तो दिल्ली में मुग़ल शासक हुमायूं, गुजरात का शासक बहादुर शाह और बिहार का शासक शेर शाह उसकी साम्राज्यवादी नीति के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट थे, जिनका सामना उसको करना था। उसकी कूटनीतिक की क्षमता, साम्राज्यवादी नीति को देखकर समकालीन जो फारसी इतिहासकार हैं, उन्होंने मालदेव को हिंदुस्तान का हशमत वाला शासक भी बताया है। उस समय क्या परिस्थितियाँ थी जब वह राजा बना? जब मालदेव मारवाड़ का राजा बना, उस समय जो उसकी नीतियाँ थी, जो उसकी परिस्थितियाँ थी वो पूर्णतः उसके अनुकूल थी। क्योंकि दिल्ली में क्या हुआ था कि मुग़ल शासक जो था, संस्थापक था मुग़ल साम्राज्य का, बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना, जो निर्बल था, अयोग्य था, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि एक सक्षम शासन वो स्थापित कर सके। कई आंतरिक दुर्बलताएं थीं उसकी। इसके अलावा हुमायूं का जो अधिकांश समय था वो गुजरात के शासक बहादुर शाह और बिहार के शासक शेर शाह के साथ संघर्ष में व्यतीत हो गया। अतः इससे क्या हुआ कि हुमायूं इधर राजस्थान में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता था, और मालदेव के पास आसानी से इतना समय था कि वह समीप के जो क्षेत्र हैं जितने भी, उन पर अपना अधिकार कर सके। राजस्थान की स्थिति देखी जाए तो उस समय राजपूताने में भी अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग राजाओं का शासन था। मेवाड़ के क्षेत्र में राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी खानवा के युद्ध के बाद। राणा सांगा के खानवा के युद्ध में उनकी पराजय हो गई और कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उनका पुत्र रतन सिंह शासक बना। लेकिन गृह कलेश में जो उस समय माहौल था, उसमें रत्न सिंह की भी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से मेवाड़ की स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर थी। पूर्वी राजस्थान में आमेर के कछवाहा वंशों का शासन था, जिनमें भी आंतरिक झगड़े में फंसे हुए थे वो लोग। तो उनके पास भी इतना समय नहीं था कि वो आसपास की राजनीति में हस्तक्षेप करें। बीकानेर में इस समय राठौड़ों का शासन था और वहाँ का राजा था जैत सिंह। लेकिन बीकानेर के राठौड़ों में भी इतनी क्षमता नहीं थी कि वह मालदेव की शक्ति का सामना कर सकें। और जोधपुर के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, जैसे फलोदी हुआ, पोखरण हुआ, मेड़ता हुआ, सिवाना हुआ, इन पर क्या हुआ कि राठौड़ सरदारों का शासन था। अब चूँकि मालदेव भी राठौड़ वंश का शासक था और राजा होने के कारण उसकी स्थिति काफ़ी ऊपर थी, तो इस स्थिति में
वह चाहता था तो इन राठौर सरदारों से सैन्य सहायता ले सकता था। तो मालदेव को इन सभी राज्यों से, इन सभी क्षेत्रों से किसी तरह का कोई डर नहीं था। इस तरह स्थिति देखी जाए तो राजस्थान में और जो केंद्र की राजनीति थी दिल्ली की और आसपास के क्षेत्रों की, वो पूर्णतः क्या थी, मालदेव के अनुकूल थी। तो इस तरह अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए उसने क्या किया कि अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि जो प्रारंभिक विजय थी उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहली विजय थी उसकी भाद्राजूण पर अधिकार। बच्चों, भाद्राजूण है ये जोधपुर के आसपास के क्षेत्र की विजय की इसने पहले। तो यह क्षेत्र जो है वो जोधपुर के दक्षिण में है और इस समय यहाँ का ध्यान रखना, इस समय यहाँ का शासक कौन था? सिंधलों का स्वामी वीरा था। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत मालदेव इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि जोधपुर राज्य की सीमा के दक्षिण, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में विस्तार यदि करना था तो इस क्षेत्र पर अधिकार करना जरूरी था। अतः 1531 में मालदेव ने भाद्राजूण पर आक्रमण कर दिया। इसमें मेड़ता का जो जागीरदार था, शासक था वीरमदेव, उसने भी उसका सहयोग किया मालदेव का। इस युद्ध में सिंधलों का जो स्वामी था वीरा मारा गया और इस तरह से जो भाद्राजूण का क्षेत्र था उस पर मालदेव का अधिकार हो गया। अधिकार करने के बाद मालदेव ने इस दुर्ग की रक्षा हेतु अपने पुत्र रतन सिंह को वहाँ पर नियुक्त किया। तो इस तरह से उसने भाद्राजूण के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। साथ ही रायपुर के सिंधलों को परास्त करके रायपुर के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब उसने दूसरी विजय की, नागौर क्षेत्र की विजय। नागौर क्षेत्र में उस समय दौलत खां का अधिकार था और वह भी अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था और इस विस्तार के तहत वह मेड़ता पर अधिकार करना चाहता था। तो मालदेव ने मौका देखकर 1533 में क्या किया, नागौर पर आक्रमण कर दिया। हीराबाड़ी के मैदान में मालदेव का और दौलत खां का सामना हुआ, लेकिन इस युद्ध में दौलत खां को परास्त होना पड़ा और नागौर पर मालदेव का अधिकार हो गया। एक बार पुनः दौलत खां ने लेने का प्रयास किया नागौर को, लेकिन वह असफल रहा। तो मालदेव ने वीरम मांगलियो था एक अधिकारी, उसको वहाँ का हाकिम नियुक्त किया और वापस जोधपुर लौट गया। अब तीसरी विजय थी मेड़ता और अजमेर की विजय। मेड़ता के शासक के बारे में हम जानते हैं कि जिसने उसका भाद्राजूण विजय पर साथ दिया था वीरमदेव। तो मेड़ता के शासक वीरमदेव और मालदेव के मध्य मतभेद की स्थिति काफ़ी पहले से थी, जब उसके पिता शासक थे। जब इन दोनों के मतभेद का कारण देखते हैं तो पहला कारण था कि इनकी साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी नीति। दूसरा कारण था कि एक दरियाजोश नामक हाथी था जिसको लेकर दोनों में मतभेद था। यह हाथी क्या था, किसका था? नागौर के हाकिम दौलत खां का, जिस पर वीरमदेव ने अपना अधिकार ले लिया था। तो मालदेव चाहता था कि उस हाथी पर उसका अधिकार हो, लेकिन वीरमदेव उसको देने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में मन ही मन मालदेव ने बदला लेने का उससे निश्चय कर लिया कि अगर ये मेरी बात नहीं मानता है तो मुझे किसी न किसी तरीके से इसको क्या करना है, परास्त करना है। तो मतभेद तो यहाँ से उत्पन्न हो ही रहे थे। फिर क्या हुआ कि जब मालदेव के शासन का प्रारंभिक काल थे, उस समय गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसने अजमेर पर अधिकार कर लिया। तो मालदेव क्या करना था, अपनी महत्वाकांक्षी नीति के तहत अजमेर पर भी अधिकार करना चाहता था। तो जब गुजरात के बहादुर शाह ने अधिकार किया तो उसने अधिकार करके वहाँ पे कुछ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए, लेकिन जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई तो वो प्रशासनिक अधिकारी भी अजमेर को छोड़कर वापस गुजरात चले गए। तो इस स्थिति को देखकर वीरमदेव ने इसका फ़ायदा उठाया और उसने अजमेर पर अधिकार कर लिया। तो इस कार्य से क्या हुआ कि मालदेव बहुत नाराज़ हो गया, क्योंकि वह भी अजमेर पर अधिकार करना चाहता था। तो उसने आज्ञा दी वीरमदेव को कि तुम हमारे सेवक की तरह हो
और तुम मुझे अजमेर को सौंप दो। लेकिन वीरमदेव नहीं माना, तो मालदेव ने नाराज होकर 1535 में मेड़ता पर आक्रमण कर दिया, जो किसका क्षेत्र था? वीरमदेव का। और आसपास के क्षेत्र क्या हुआ, उसने अपने सरदारों में बांट दिए। और जो अजमेर के पास की रिया की जागीर थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी, वो वीरम के पुत्र सहसा को दे दी। अब सहसा और वीरमदेव के मध्य आपस में मतभेद थे, तो इस बात से वीरमदेव नाराज हो गया और उसने बाद में नाराज होकर कई बार प्रयास किए कि मेड़ता पर पुनः अधिकार कर ले, लेकिन वह सफल नहीं रहा। तो अंत में क्या हुआ कि वीरमदेव जो था वो रणथंभौर का एक मुस्लिम हाकिम था, उसकी मदद से वह शेरशाह की शरण में चला गया। और बाद में जब शेरशाह ने मालदेव पर आक्रमण किए, तो उसकी हार में वीरमदेव का काफ़ी सहयोग रहा। इस तरह से क्या हुआ कि वीरमदेव के साथ जो मतभेद थे मालदेव के, वो उसके लिए ठीक नहीं रहे भविष्य में जाके। अब हम देखते हैं कि मालदेव द्वारा जब पहले तो क्या हुआ कि जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब था कि पूर्वी राजस्थान में किस तरह से उसने विस्तार किया। इसमें पहला है उसने सिवाना की विजय। सिवाना जोधपुर के दक्षिण पश्चिम में एक महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल था। इस समय यहाँ पर राणा डूंगर सिंह का अधिकार था। किसका अधिकार था? राणा डूंगर सिंह का। तो यहाँ की स्थिति को देखते हुए मालदेव ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया 1538 में, और स्वयं मालदेव ने पहुंचकर यहाँ पर सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और मांगलिया देवा भादावत को यहाँ का किलेदार नियुक्त कर दिया। अगला था उसने जालोर को राज्य में मिलाना। जालोर में सिकंदर खां का शासन था, जो मालदेव के विरुद्ध क्या कर रहा था, जब संघर्ष की वो कर रहा था, षड्यंत्र बना रहा था। जब मालदेव को उसका पता चला कि सिकंदर खां मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो उसने जालोर के क्षेत्र पर अधिकार करके उस पर अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। सांचौर की विजय। सांचौरों पर चौहान वंश का शासन था और इस तरह से उसने चौहान शासकों को परास्त करके सांचौर की विजय करी। अब मालदेव ने जो उस समय का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था बीकानेर, उसके प्रति क्या नीति अपनाई वो हम देखते हैं। बीकानेर को उस समय जंगल देश के नाम से जाना जाता था और वहाँ पर का शासक जो था वो राव जैतसी था। ये ध्यान रखना आप लोग, बीकानेर का शासक कौन था? राव जैतसी। यहाँ के शासक ने मालदेव के पिता की गंगाणी के युद्ध में सहायता भी करी थी और दोनों के मध्य मतभेद के ऐसे कोई मुख्य कारण नहीं थे, लेकिन फिर भी मालदेव चूँकि साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था, तो उसने क्या किया, 1541 में बीकानेर पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेज दी। तो उधर से जब उसको पता चला राव जैतसी को कि मालदेव ने अपनी सेना भेज दी है, तो वो भी तैयार हो गया। तो मालदेव की सेना ने पही नामक स्थान पर और बीकानेर की सेना ने सुवा नामक स्थान पर अपने डेरे डाले और साहेबा के मैदान में दोनों के मध्य मुकाबला हुआ। कई दिनों तक यह संघर्ष चला, जिसमें राव जैतसी मारा गया। जो मालदेव की इस विजय का श्रेय वो अपने राठौड़ सेनापति कूपा को देता है। उससे खुश होकर मालदेव ने उसे डिडवाना और झुंझुनू की जागीर के साथ साथ बीकानेर जागीर के प्रबंध का कार्य भी सौंप दिया। इस तरह से 1542 में मालदेव ने क्या किया, बीकानेर पर अपना अधिकार कर लिया। अब मालदेव और जैसलमेर के कैसे संबंध थे? मालदेव ने उस समय क्या किया कि युद्ध और वैवाहिक संबंध, जो दोनों तरह की नीतियाँ अपनाई अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। तो इसी के तहत उसने क्या किया, 1536 में जैसलमेर से अपने संबंध सुधारने के लिए वहाँ के राजा थे रावल लूणकरण, उनकी पुत्री थी उमादेव, उससे विवाह कर लिया। तो क्या हुआ कि विवाह के कुछ समय बाद ही दोनों में कुछ अनबन रहने लगी और जो मालदेव था वो उसकी दासी थी उमादेव की
भारमली उसके प्रति आकर्षित होने लगा। तो इससे दोनों के मध्य अनबन उत्पन्न होने लगी। जब जैसलमेर के रावण को यह पता चला कि वह मेरी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है मालदेव, तो उसने उसको मारने का षड्यंत्र रचा। लेकिन लूणकरण की रानी ने इसकी सूचना मालदेव तक पहुंचा दी। तो उससे नाराज होकर मालदेव ने रानी उमादे को क्या किया, जोधपुर से हटाकर अजमेर का दुर्ग था तारागढ़ दुर्ग, वहाँ पर भेज दिया। तो इससे रानी उमादे उससे नाराज हो गई और इसी रानी उमादे को मारवाड़ के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। बच्चों ध्यान रखना। तो जिस समय शेरशाह ने आक्रमण किया अजमेर पर, तो राव मालदेव ने सोचा कि अब उन पर संकट आ सकता है उमादे पर। तो उन्होंने अपने दूत ईश्वरदास को भेजा और दरबार की रानियों ने इस डर से कि कहीं रानी उमादे वापस जोधपुर ना आ जाएं, आशा बारेट को जोधपुर भेजा ताकि वह रानी उमादे को वापस आने से रोक सके। तो इस तरह से घटनाक्रम चला और जब रानी जोधपुर आने के लिए तैयार हो गई तो आशा बारेट ने उनको एक दोहा सुनाया, जिससे उन्होंने जोधपुर आने से मना कर दिया और उन्होंने अपना जो शेष जीवन था वो गुरोज में काट दिया। और जब मालदेव का देहांत हुआ, मालदेव की मृत्यु हो गई, तो वह सती हो गई। इस तरह से इस घटनाक्रम के बाद जो मालदेव था, मारवाड़ और जैसलमेर के संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। इसी तरह मालदेव ने अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत जो मेवाड़ के शासक उदय सिंह था उसके प्रति प्रारंभ में शासक बनने में उसको सहयोग किया, सहयोग की नीति अपनाई। लेकिन मेवाड़ के सामंत जैत सिंह की पुत्री स्वरूप देवी को लेकर दोनों में संघर्ष हुआ, दोनों में मतभेद उत्पन्न हुए, जिससे मालदेव ने उदय सिंह से वैमनस्यता बढ़ाकर अपना एक शक्तिशाली मित्र खो दिया। इस तरह से हम उसकी जब प्रारंभिक विजय साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति देखते हैं तो मालदेव एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपनी विजय कार्य को पूरा करने के लिए मारवाड़ में कई सुदृढ़ किलों का निर्माण करवाया, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। लेकिन उसकी एक कमी यह थी कि उसने उसके कुछ सहयोगी शासकों जैसे जैसलमेर, बीकानेर, उदय से मेवाड़ के साथ संबंधों को खराब करके अपने भविष्य के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ पैदा कर दी। तो इस तरह से ये राव मालदेव की प्रारंभिक विजय थी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि केंद्र सत्ता के प्रति क्या उसकी भूमिका रही मालदेव की, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।